लोग पढ़ रहे हैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। उसमें हम लोग फंडामेंटल जो टॉपिक है हमारा उसको देख रहे हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन और उसके टाइप्स को देखा। आज जो पहला टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल में माइल्ड स्टील भी आता है, माइल्ड स्टील भी डक्टाइल मटेरियल में आता है। इसी वजह से जो है तो हम लोग यहाँ पे सीधे माइल्ड स्टील लिखे हुए। माइल्ड स्टील, एक बात समझिए आप, यहाँ पे दो मटेरियल का आपको, दो टाइप के मटेरियल को का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ना, एक डक्टाइल मटेरियल और एक ब्रिटल मटेरियल। तो डक्टाइल और ब्रिटल में आप थोड़ा सा अंतर अगर आप समझिए तो डक्टाइल जो है टूटने से पहले आपका क्या होगा, वो उसके साइज में आप चेंज कर सकते हैं। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में आप पढ़े होंगे कि मटेरियल के अंदर वैसा प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी का नाम देते हैं जिससे कि हम उसको खींच करके वायर के शेप में चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग डक्टिलिटी का नाम दिए। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जिस मटेरियल में रहता है या जिसके पास होता है वो डक्टाइल मटेरियल होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो मटेरियल जो डक्टाइल है वो टूटने से पहले खिंचाएगा, शेप में साइज में उसके चेंज आएगा, और शेप में साइज में चेंज होने के बाद ही वो टूटेगा। इसका ठीक उलट जो है वो ब्रिटल मटेरियल होता है। उसका ठीक उलट जो है वो ब्रिटल मटेरियल होता है। ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है कि हमारा टूटने से पहले वो ना तो मतलब कोई उसका साइज में चेंज या शेप में चेंज नहीं होता है। एक निश्चित लोड के बाद, एक निश्चित डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद जो है सो वो अपने आप टूट जाता है। डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। तो जो ब्रिटल मटेरियल है वो एक निश्चित फोर्स के बाद उसमें कोई खिंचाव नहीं होगा, उसका लेंथ चेंज नहीं होगा, वो सीधे टूट जाएगा। तो डक्टाइल मटेरियल का एग्जांपल में आपका माइल्ड स्टील। और ये जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है वो हर एक मटेरियल के अलग अलग होता है। किसी में डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी अधिक होता है, किसी में जो है डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी जो है वो कम होता है। ठीक है, के बारे में हम लोग देख रहे हैं। डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देख रहे हैं। स्ट्रेस जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट में जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, वो स्ट्रेस है। और स्ट्रेस के कारण, जो डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण जो साइज एंड शेप में चेंज आता है वो हमारा स्ट्रेन है। साइज एंड शेप में जो चेंज आता है वो स्ट्रेन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट्स है इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में माइल्ड स्टील के, और वो अलग अलग पॉइंट क्या है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए ओ से ए, ओ जो है हमारा वो ये है ओ है ये पॉइंट। ओ से ए पॉइंट को जो है सो ओ से ए जो लाइन है इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहते हैं। और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के अंदर में ही हुक्स लॉ फॉलो होता है। हुक्स लॉ फॉलो होता है कहने का मतलब क्या हो गया कि हुक्स लॉ फॉलो होना का मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ फॉलो होने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है या स्ट्रेस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है उसी तरह से उसी रेट में, उसी रेशियो में स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्ट्रेस जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है स्ट्रेन भी ऑब्जेक्ट में वैसे ही इंक्रीज कर रहा है। कहाँ तक, तो पॉइंट ए तक, जो हमारा क्या है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर में ऐसा टेंडेंसी है कि अगर आप उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे तो फिर से ऑब्जेक्ट अपने शेप और साइज को दोबारा रिगेन कर लेता है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे एक लिमिट तक अगर हम फोर्स खींच रहे हैं उसको, फिर से वो दोबारा अपने शेप एंड साइज में चला जा रहा है, तो उस लिमिट को जहां तक वो अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर ले रहा है उसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट।
उसको डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी वो अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा। और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ए तक जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होगा। स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, ठीक है। स्ट्रेस घटेगा तो स्ट्रेन भी घटेगा। यहाँ देख सकते हैं कि ये y है, y में स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये 1 है, ये 2 है ना। तो उसी तरह से स्ट्रेन भी पहले कम था और फिर 2 पे क्या हो गया, बढ़ गया। उसी तरह से आप देख सकते हैं ए पॉइंट। उसके बाद ए से बी तक आइएगा तो बी को जो बी पॉइंट जो यहाँ दिख रहा है वो है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट में ये डिफरेंस है, इसको आप समझ सकते हैं कि एक तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक जो है तो हमारा हुक्स लॉ फॉलो होता है, स्ट्रेस सीधे स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल। दूसरा चीज ये कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक अगर आप ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी ऐसी टेंडेंसी रहता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स अगर आप उससे रिमूव कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट अपने शेप एंड साइज को दोबारा रिगेन कर लेता है। और इलास्टिक लिमिट में क्या होता है कि इलास्टिक लिमिट तक अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं यहाँ तक, तो ऑब्जेक्ट अपने शेप एंड साइज को रिगेन तो करता है लेकिन ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाता है। मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। एकदम से 100% शेप एंड साइज को, अपने साइज को जो है शेप को रिगेन नहीं करता है। रिगेन करता है, रिगेन दोबारा अपने शेप एंड साइज को रिगेन करता है, लेकिन पूरा 100% एकदम से जो ओरिजिनल था उस स्थिति में नहीं आ पाता है। तो यही दोनों के बीच में डिफरेंस है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट। लेकिन याद रखिएगा कि जो हुक्स लॉ है वो सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही एप्लीकेबल है, उसके बाद हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, ये उसके बाद एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे, ये पॉइंट जो है वो सी है, इसको हम लोग अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं, सी और डी। इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो स्ट्रेस जो है यानी कि y नीचे जा रहा है, y क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन स्टिल जो x है इसके बीच का, ये तो बढ़ ही रहा है ना, x तो बढ़ा ही, x तो घटा नहीं। तो x है हमारा स्ट्रेन और y है हमारा स्ट्रेस। तो जो यील्ड पॉइंट है हमारा, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट सी और डी, उसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रेस डिक्रीज कर रहा है लेकिन स्ट्रेन जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बाहर से जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो कम लगाना पड़ रहा है अब, लेकिन ऑब्जेक्ट में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, शेप और साइज जो चेंज हो रहा है वो अधिक हो रहा है। इस चीज को कभी आप ऑब्जर्व किए होंगे, किसी चीज को आप, किसी मटेरियल को, मेटल को अगर आप तोड़ रहे होते हैं तो शुरुआत में आपको काफी मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि एक ऐसा लिमिट आता है जिसमें हल्का मेहनत करते हैं तो उसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन होता है, ज्यादा डिफॉर्मेशन होता है। तो वही है अपर और लोअर यील्ड पॉइंट। इसके बाद आप देख सकते हैं कि डी से ई जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, सीधा है। यानी कि स्ट्रेस सीधा है, मतलब क्या है कि वाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एक्स में तो हो रहा है। एक्स तो फिर इतना बढ़ गया, डी से ई आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेस फिक्स है लेकिन स्ट्रेन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। मॉलिक्यूलर लेवल पे आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े होंगे कि एक्चुअली में डी और ई में मॉलिक्यूलर लेवल में क्या चेंजेस होता है, क्यों स्ट्रेन हार्डनिंग इसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बस ये समझिए कि स्ट्रेस कांस्टेंट रहता है और कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन स्ट्रेन में कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रेन में कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है। अब हम लोग आगे का पॉइंट को देखते हैं। आगे का पॉइंट को देखिएगा तो आपका है पॉइंट ई से एफ, ई से एफ, ये जो है ई से एफ है आपका, ई से एफ। तो एफ जो पॉइंट है उसको हम लोग कहते हैं अल्टीमेट पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, अल्टीमेट पॉइंट कहते हैं। ई से एफ को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब मटेरियल ये देख रहा है कि उसका रेजिस्टेंस फोर्स, मतलब जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसके अगेंस्ट में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो काम नहीं कर रहा है, लगातार उसमें स्ट्रेन होते जा रहा है, उसका शेप एंड साइज चेंज होते जा रहा है, तो लास्ट प्रयास वो करके देखता है कि चलो लास्ट प्रयास करके देखते हैं। तो लास्ट प्रयास जब करता है, लास्ट
उसका जब रेजिस्टेंस लगता है, लास्ट रेजिस्टिंग फोर्स जब वो पूरा दम लगा देता है, तो जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको भी अधिक लगाना पड़ता है उसको ये करने के लिए। तो मैक्सिमम जितना रेजिस्टेंस लगा सकता है वो बॉडी, या जितना मैक्सिमम स्ट्रेस को वो झेल सकता है, उसको हम लोग अल्टीमेट पॉइंट कहते हैं। जैसे आपकी खाने की कैपेसिटी, रोटी खाने की कैपेसिटी जितना मैक्सिमम हो सकती है, उसको हम लोग अल्टीमेट पॉइंट कहेंगे। लेकिन आप उतना हर दिन तो खाइएगा नहीं। तो ये जो एफ पॉइंट है वो किसी भी मटेरियल का, चाहे आयरन हो, चाहे एमएस हो, चाहे अल्युमिनियम हो, चाहे सिल्वर हो, वो ये बताता है कि वो मटेरियल मैक्सिमम कितना स्ट्रेस तक झेल सकता है। तो वो कहलाता है अल्टीमेट पॉइंट, ये एफ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी। तो जी है ब्रेकिंग पॉइंट। एक बात, इस चीज को आप ऑब्जर्व भी किए होंगे, किसी चीज को आप तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, डिफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन जब टूटने वाला वो होगा तब बहुत कम फोर्स से वो टूट जाता है, बहुत कम फोर्स से वो टूट जाता है। बहुत कम मतलब कि जो मैक्सिमम लगाते हैं उससे कम। तो जो ब्रेकिंग को आप देख सकते हैं कि जहां पे वो मटेरियल टूट रहा है, यानी कि एक आयरन का रॉड है, वो ये सब क्या है, ये उसमें डिफॉर्मेशन हुआ, मतलब कि खिंचा रहा है। शुरुआत में क्या हो रहा है, उसका लेंथ बढ़ रहा है, खिंचा रहा है। लेकिन जब जी तक पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों तरफ से उसको खींच रहे हैं, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेस उसमें एक्ट हो रहा है, तो वो क्या होगा कि थोड़ा कुछ देर तक उसका स्ट्रेनिंग होगा, मतलब कि वो खिंचाएगा, और खिंचाएगा इसी तरह से खिंचाएगा जैसे जैसे बताए हैं आपको। और उसके बाद लास्ट में क्या होगा कि वो दो भाग में टूट जाएगा। दो भाग में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जब जब वो दो भाग में टूट रहा है, जहां वो टूट रहा है उसको ब्रेकिंग पॉइंट कहेंगे। और उस समय में जो हमको डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, उसके इक्विवेलेंट जो स्ट्रेस डेवलप हुआ बॉडी के अंदर में, उसको हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं, जिसको कि जी से हम लोग रिप्रेजेंट किए हुए हैं। एक चीज आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट मैक्सिमम जितना स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है, सॉरी, मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स को जितना बर्दाश्त कर सकता है, उससे कम जो है वो फोर्स लगाना पड़ता है ब्रेकिंग के टाइम। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट में जो स्ट्रेस डेवलप हुआ वो अल्टीमेट स्ट्रेस हो गया, और ब्रेकिंग पॉइंट पर जो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो डेवलप हुआ स्ट्रेस, उसको हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो ये जो ग्राफ है इसको आपको याद रखना है, और साथ में सारे पॉइंट्स को जो है वो भी आपको याद रखना कि कौन सा पॉइंट किस नाम से जाना जाता है, और उसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, एक्चुअली में हो, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है ये सिर्फ डक्टाइल मटेरियल के लिए। डक्टाइल मटेरियल आपको मैं फिर बता रहा हूं, टूटने से पहले जिसके शेप एंड साइज में चेंज होगा। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ऑब्जेक्ट को हम टूटने से पहले, ब्रेकिंग से पहले, जिसको खींच करके हम वायर में कन्वर्ट कर सके, यानी लंबा कर सकते, साइज को जो है चेंज कर। ठीक है, तो उन्हीं सब चीजों को यहाँ पे जो है सो लिखा गया है कि इलास्टिक लिमिट जो है वो लिमिट है जहां तक बॉडी का कैपेसिटी रहता है, क्षमता रहता है कि वो शेप एंड साइज को रिगेन कर सके। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है कि मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जिसको कि बॉडी ब्रेकिंग से पहले झेल सकता है या बर्दाश्त कर सकता है, इसको हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस जहां पर ब्रेकिंग पॉइंट है, जहां पे ऑब्जेक्ट टूट रहा है, उस समय जो ऑब्जेक्ट के अंदर में स्ट्रेस डेवलप हुआ वो ब्रेकिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट एक नया वर्ड है आपके लिए, वर्किंग स्ट्रेस। ये सब जो टर्मिनोलॉजी है ये सब आपको बहुत यूज होगा डिजाइन में, इसलिए इस टर्मिनोलॉजी को जो है अच्छे से आप लोग जो है सो लर्न कीजिए। वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, इसको मैं ऐसे समझाता हूं आप लोगों को कि अगर आपकी मैक्सिमम रोटी खाने की कैपेसिटी 10 है तो आप रोज उतना नहीं खाएंगे। एक रेगुलर का एक आदत होगा आपका 4 या 5 या 6,
तो वो जो रोटी है तो मैक्सिमम हो गया अल्टीमेट, और जो 4 या 5 या 6 जो ये रेंज है ये आपका वर्किंग। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जो डिजाइन होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए नहीं डिजाइन होता है, मतलब मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स को झेलने के लिए वो डिजाइन, उससे थोड़ा सा वर्किंग स्ट्रेस उसका कम रखा जाता है, उससे वर्किंग स्ट्रेस क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हर दिन आप 10-10 लीजिएगा तो आपकी तबीयत सही नहीं रहेगी। इसीलिए जो वर्किंग होता है, जो डेली वाइज जो वर्किंग के दौरान उस पे जो मशीन रहेगा या जो भी कंस्ट्रक्शन है उस पे जो लोड आने वाला है उसके कारण जो डेवलप्ड होगा स्ट्रेस, उसको हम लोग वो अल्टीमेट से कम होगा और वो कहलाएगा वर्किंग स्ट्रेस कहलाएगा। और इस दोनों के रेशियो को यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस के रेशियो को जो है तो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो जितना अधिक होगा उतना जो है उस स्ट्रक्चर का या उस मशीन का जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाएगा, यानी कि वो उतना अधिक दिन चल सकता है, उतना अधिक दिन चल सकता है, उसकी सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी, ज्यादा दिन चलने का। ठीक है, तो वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे कि आप देख सकते हैं मटेरियल जैसे जैसे मटेरियल का प्रॉपर्टी जैसे जैसे चेंज होते जा रहा है उसी हिसाब से फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर हम स्टील का यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें कम रखना पड़ेगा, रिस्क यहाँ ज्यादा लेने का जरूरत, मतलब रिस्क जो है तो यहाँ थोड़ा सा लिया जाता है। ठीक है, ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं है, इतना पे है क्योंकि स्टील के प्रॉपर्टी को से हम लोग भलीभांति अवगत हैं, दूसरा की कॉस्टली भी है और स्ट्रेंथ वाइज भी इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें कम रखा जाता है, यानी कि अल्टीमेट और वर्किंग का जो है गैप वो कम रखा जाता है। कंक्रीट का कोई सामान बन रहा है तो देखिए 3 गुना रखा जाता है, यानी कि जो वर्किंग है जो डेली पे उसको डिजाइन करना है, जिसपे वो डिजाइन होगा उसके कंपेरिजन में जितना वो मैक्सिमम झेल सकता है वो 3 गुना है, तो बहुत ज्यादा सेफ्टी इसमें रखा गया है। फिर टिम्बर का, लकड़ी का कोई कुछ बना हुआ है तो उसमें और अधिक जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी को रखा गया है। ठीक है, तो ये सब चीज जो है वो मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है और उसके फेल्योर होने के चांसेस पे, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस मटेरियल को यूज करते वक्त कितना रखा जाए। नेक्स्ट 2 टर्म आपको देखना है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस और टफनेस। अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन के डायग्राम को देखेंगे तो यहां तक इलास्टिक लिमिट तक जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम है, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम जो इलास्टिक लिमिट तक है यानी कि बी पॉइंट तक, जो ये एरिया है आपका, ये एरिया ट्रायंगुलर एरिया, इसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। और उसके बाद का जो एरिया है यहाँ से जो खाली जो डॉटेड नहीं है और ये पूरा ब्रेकिंग तक, ये पूरा, इसको इसे हम लोग टफनेस के नाम से बुलाते हैं, इसे हम लोग टफनेस के नाम से बुलाते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है वो आपका पूछा जा सकता है कि मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस कहाँ तक है और टफनेस कहाँ तक है। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस जो है वो हमारा जो इलास्टिक लिमिट है वहां तक है, उसके बाद हमारा टफनेस स्टार्ट हो जाता है, टफनेस हमारा उसके बाद स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, एरिया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के एरिया वो हम कह रहे हैं, दोनों दोनों को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ इलास्टिक लिमिट तक, और टफनेस क्या हो गया कि स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ ब्रेकिंग पॉइंट तक। ठीक है, टफनेस को हम लोग दूसरे वे में भी समझ सकते हैं कि टफनेस वो एनर्जी है जो बॉडी के द्वारा पर यूनिट वॉल्यूम ऑब्जर्व हो रहा है फेल होने से पहले, फेल होने से पहले। जैसे आयरन रॉड को अगर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, तो टूटने से पहले पर यूनिट वॉल्यूम उसमें कितना एनर्जी देना पड़ा, उसको भी हम लोग टफनेस के नाम से बुलाते हैं, उसको भी टफनेस के नाम से बुलाते हैं। स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़े होंगे कि हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन गुने
वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका स्ट्रेस सिस्टम डायग्राम है वो डायग्राम है ब्रिटल मटेरियल का, ब्रिटल मटेरियल का। तो ब्रिटल मटेरियल में आप देख सकते हैं हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, कंक्रीट, ये सब कुछ है। तो इसमें ब्रिटलनेस अधिक है, डक्टिलिटी कम है। इसमें आप देख सकते हैं कि कोई यील्ड पॉइंट नहीं है, कोई स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट जोन नहीं है, कोई अल्टीमेट नहीं है, कोई ब्रेकिंग नहीं। सीधा सा बात कीजिएगा तो आप एक कुछ ये डिफॉर्मिंग फोर्स, कुछ डिफॉर्मिंग फोर्स तक ये झेलेगा, उससे आप अगर अधिक लगाएं तो वो टूट जाएगा। जैसे शीशा है, अगर आप शीशा को हल्का हल्का ठोक रहे हैं तो वो पहले नहीं टूटेगा, लेकिन अगर उसके जो अल्टीमेट पॉइंट है, ये देखिए इसका अल्टीमेट ही पॉइंट है, अल्टीमेट पॉइंट के बियॉन्ड अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो सीधे टूट जाएगा। वो सीधे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वो फैलेगा नहीं, उसका साइज नहीं चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि वो लंबा होगा, खिंचाएगा, ऐसा नहीं, वो सीधे टूट जाएगा। तो जो ब्रिटल मटेरियल है उसका स्ट्रेस सिस्टम डायग्राम बहुत सिंपल है। सीधा खींच दीजिए, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कि ब्रेकिंग पॉइंट कहलाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट कहलाएगा। तो ये टाइप्स ऑफ लोड में आप देखिएगा कि हम लोग लोड को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टैटिक लोड होता है और एक डायनामिक लोड होता है। स्टैटिक लोड क्या है कि जिसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होता है। जैसे 5 kg है, 5 kg में 5 जो है वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो ऐसा लोड जिसका मैग्नीट्यूड, उसके अलावा डायरेक्शन, जिस दिशा में वो लग रहा है लोड, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइंट पे वो लोड लग रहा है, ये तीनों चीज अगर चेंज नहीं होगा टाइम के हिसाब से, टाइम से अगर ये तीनों चीज चेंज नहीं होगा तो वो स्टैटिक लोड कहलाए। और अगर ये चीजें में से, इन चीजों में से, इन फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग डायनामिक लोड कहें। जैसे 5 न्यूटन लोड लग रहा था और वो 7 न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, 5 कन्वर्ट हो गया 7 में, तो वो जो है सो डायनेमिक लोड कहलाएगा। अगर 5 न्यूटन पहले ईस्ट में लग रहा था, अब वेस्ट में लगने लगा, तो डायरेक्शन चेंज होगी। इसके अलावा 5 न्यूटन पहले जो है रॉड के स्टार्टिंग में लग रहा था, फिर बाद में जो है तो बीच में लगने लगा, तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो चेंज है। इस केस में भी वो डायनेमिक लोड। स्टैटिक लोड तब कहेंगे जब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तीनों जो है वो समय के साथ चेंज ना हो, तो उसको हम लोग स्टैटिक लोड कहें। ठीक है, स्टैटिक लोड कहें। अब देखिए स्टैटिक लोड एक सडनली अप्लाइड हो सकता है, अचानक से अप्लाइड कर दिए, ठीक है, अचानक से अप्लाइड कर दिए और वो लोड फिक्स है। वो लोड क्या है, फिक्स। एक दूसरा टाइप क्या हो सकता है कि लोड शुरुआत में, इनिशियल स्टेज में तो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ा, लेकिन एक फिक्स टाइम होने के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट। फिक्स टाइम होने के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट। तो अब जो है सो जो डायनामिक लोड है वो क्या हो गया, डायनामिक में से कोई भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, जैसा कि आपको बताया 5 से 7 हो गया, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा, फिर भी डायनेमिक कहलाया है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है, डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट हो गया लेकिन 5 का 5 न्यूटन ही है, तब भी उसको हम लोग डायनेमिक लोड। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो रहा है, जैसे कि आप लेथ मशीन पे टर्निंग कर रहे हैं, ये चक है, तो जो टूल है वो पहले यहाँ था, फिर धीरे धीरे क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, जो ये टूल लगा रहा है लोड इस वर्कपीस पे, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां ये लगा रहा है, धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। तो इस केस में भी जो ये लोड लग रहा है वो हमारा डायनामिक लोड कहलाएगा, डायनामिक लोड कहलाएगा। मशीन का वेट वगैरह जो है, मशीन का जो अपना वेट होता है वो सब किस में आएगा, स्टैटिक लोड में आएगा, क्योंकि जो वेट है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। जो वेट है वो तो फिक्स चीजें है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान, जैसे कि यहाँ देखिए, ऑपरेशन के दौरान अगर कोई लोड लगता है तो ऑपरेशन के खत्म होने के बाद क्या होगा, वो लोड भी खत्म हो जाएगा। इसी वजह से उसको हम लोग डायनामिक लोड
के कैटेगरी में लाएंगे।